हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए परमाणु संरचना का लेक्चर नंबर 31 है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? लेक्चर नंबर 30 पढ़ा है, जिसमें आपको जो है क्वांटम संख्याएं निकालने के लिए कुछ प्रश्न आपको दिए गए थे ना। यही दो प्रश्न आपको दिए गए थे घर के लिए ना। इन दोनों को चालू किया जाए। चालू करने के बाद मैं थोड़ा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हालांकि जानते हैं सब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की डेफिनेशन वगैरह लिखवा के उसमें कुछ संभावित अपवाद बता दे रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शंस बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको जो है मतलब कि ध्यान दे, आपसे पूछा जाए कि कौन सा तत्व चुंबकीय होगा, कौन सा आयन चुंबकीय होगा, चुंबकीय प्रकृति के बारे में बताया जाएगा। कौन सा अनुचुंबकीय होगा, कौन सा प्रतिचुंबकीय होगा। परमाणु या आयनों की चुंबकीय प्रकृति के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देखिए आप। इसमें देखो क्या प्रश्न है। 26 Fe डबल प्लस के 23वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालना है। 26 Fe डबल प्लस के 23वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं निकालनी है। तो पहले आप Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। Fe का क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6। अगर ये Fe डबल प्लस आएगा ना, तो ये बाहरी कोष के दो इलेक्ट्रॉन, इसका ये बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन है, यही दोनों गायब हो जाएंगे। आपको मिलेगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6। अब क्या बोला है? 23वां इलेक्ट्रॉन ना। पहले गिनो, देखो यहां तक 18 आएगा। 18 से 24 हो जा रहा है। ठीक है, तो 5वें के लिए निकालना है, 3d5 के लिए निकालना है। लेकिन लिखेंगे पूरा, आप लिखिए 3d6, लिखेंगे क्या आप? 3d6। अब यहाँ जो है m का मान क्या मिलेगा? -2, -1, 0, +1, +2। क्यों? क्योंकि यहाँ l का मान क्या आने वाला है? ठीक है, l का मान 2 आएगा, तो m का मान -2, -1, 0, +1, +2 आएगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन भर लीजिए आप। 1, 2, 3, 4, 5, ये 6वां है। तो आपको इसके लिए निकालना है, इसके लिए। ठीक है, n का मान क्या मिलेगा? n का मान मिलेगा 3, l का मान 2 मिलेगा, और m का मान क्या मिलेगा? +2, और यस का मान क्या मिलेगा? +1/2 कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? -1/2। बात एक होगा। आप जो है एक स्पिन के लिए चाहे +1/2 कहिए, चाहे क्या कहिए, -1/2। ठीक है, उसकी बात कर लें। और यहां ध्यान दो, इस m का मान -2 भी हो सकता है। क्यों? अगर आपने यहाँ +2, +1, 0, -1, -2 किया, ऐसा भी संभव है। इसका क्या हो सकता है? +2, +1, 0, -1, -2। तो इसका ये मान भी संभव है, और इसका ये भी संभव है। जो भी दिया जाए, जो भी दिया जाए वो सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ये दिया 30 Zn डबल प्लस के 26वें व 28वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं निकालनी है। तो पहले आप जिंक लिखिए। जिंक परमाणु क्रमांक 30 क्या आएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। अगर इस पे 2+ आता है तो क्या होगा? ये बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d10। ये 18 हो गया है। 18 10 28। उसी में देखो 28 तक उसी में इलेक्ट्रॉन है। 26 28वां 26वां 28वां सब इलेक्ट्रॉन किस में है? 3d10 में है। तो आप लिख लीजिए 3d10। 3d10 m का मान क्या मिलेगा? -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भर लें आप। 1 2 3 4। तो यहां इलेक्ट्रॉन भरो। 10 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से निकालना जानते किसके लिए है? इसके 8वें के लिए। मतलब देखो 18 तक आ चुका है, 18 तक हो चुका है।
तो इसका 8वां इलेक्ट्रॉन 26 होगा ना, इसका 8वें के लिए, और इसका 10वां मिलाएंगे तो 28 हो जाएगा। इसका जो 8वां होगा वो 26वां इलेक्ट्रॉन होगा, और इसका 10वां क्या होगा, 28वां। तो इसके 8वें और 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए आप इलेक्ट्रॉन भरिए। 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां है और ये 10वां है। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो क्या निकालेंगे आप, अगर आपसे कहा जाए 26वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 26वें इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान 3, l का मान 2, m का मान क्या लिखेंगे 0, और s का मान -1/2, सामान्य केस होता है। और बात करें यही 28वें इलेक्ट्रॉन के लिए, 28वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे, n का मान 3, l का मान 2, m का मान +2, और s का मान -1/2। समझ पा रहे हैं आप? इतना फटाफट लिख लो। इसके बाद आपको क्या पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में थोड़ा सिखा देंगे, अपवाद वगैरह। बाकी ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसमें क्या है। हो गया ना आपका? अच्छा देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की परिभाषा है कि किसी परमाणु के विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव। किसी परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अगर आपने कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भर दिया है पूरी तरीके से, तो उसे क्या कहते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कुछ एक्सेप्शंस है थोड़ा सा। जैसे आप जानते हैं कि सामान्य केस में कहा जाता है कि डी कोष में, डी कोष के डी कक्षक में कह सकते हैं ना, या सीधा कह दो डी कोष में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। ऐसा होने पर क्या होता है, वो अपने बाहरी कोष के यस उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्रमशः 5 और 9 हो जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जानबूझ करते हैं आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है ना। इसके एक्सेप्शन से सिखा रहा हूं थोड़ा मैं, अपवाद। एक्सेप्शन क्या है, लिखते हैं कि सामान्यतः, ऐसा देखो डी उपकोष में सामान्यतः, या डी कक्षक में भी कह सकते हैं, डी कक्षक में सामान्यतः 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। ऐसा होने पर ये अपने बाह्य कोश के यस कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्रमशः 5 व 10 हो जाते हैं। अच्छा ये थोड़ा जानते रहो, सुन लो आप लोग कि देख लीजिए आप, जैसे इसमें कोई कहे कि बाह्य कोश कौन है। इलेक्ट्रॉन का जब भी त्याग होता है या इलेक्ट्रॉन को जब भी ग्रहण किया जाता है, त्याग करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो भी बाह्य कोश से ही त्यागना है, बाह्य कोश से ही निकालना है। और अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है तो भी बाह्य कोश में ही ग्रहण किया जाता है। ठीक है देखो यहां जो है आपको बताया, ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। Zn डबल प्लस का मतलब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है।
और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा कहाँ से? वो बाहरी कोश से। इलेक्ट्रॉन जब भी निकालेंगे कहाँ से निकालेंगे? बाहरी कोश से। और इसका बाहरी कोश है कौन? मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, जिसका परमाणु, हाँ, जिसके देख लो, जिसकी कोश संख्या सबसे ज्यादा है, आप ऐसे देख लिया करो, जिसकी कोश संख्या सबसे ज्यादा है वही बाहरी कोश। तो यहाँ कोश संख्या सबसे अधिक किसकी है? 4 की। 4 यही है, यही बाहरी कोश है। तो अगर आप जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आप जिंक में से, तो यही दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। और अगर आप सुन लें, आप लोग ऐसे ही सुन लो, जैसे मान लो Fe डबल प्लस रहा, Fe डबल प्लस, तो ये जानते हैं पहले Fe क्या करते हैं? क्या? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अगर आप सुन लें, आप अगर आप Fe डबल प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यही बाहरी कोश है, इसी का इलेक्ट्रॉन निकालना है। यही बाहरी कोश है, इसी का इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको मिलेगा क्या? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6। अगर आपसे बोल दे Fe ट्रिपल प्लस तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d। समझ पा रहे हो ना? तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन निकालना सीख लो। हाँ, ये तो धातु इलेक्ट्रॉन निकालेगा। चलिए ग्रहण करने वाली बात मैं बता रहा हूं आपको। चलो अच्छा, थोड़ा इसको मिटा दूं। जैसे मान लीजिए Cl, आपसे कह दे Cl माइनस, या आपसे कह दे O डबल माइनस, ठीक है। चलो मैं बात करूं O डबल माइनस का, आपसे मैं बात कर लूं N ट्रिपल माइनस का, Cl माइनस का, O डबल माइनस का, N ट्रिपल माइनस का, Cl माइनस का, इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बता रहा हूं। अच्छा देखो ध्यान से, मैंने बताया क्या? O डबल माइनस का मतलब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। N ट्रिपल माइनस का मतलब ये नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है। चलो -3 कर दे रहा हूं। Cl माइनस का मतलब Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है। तो पहले आप O का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, ऑक्सीजन का। तो जब आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु क्रमांक, 1s2 2s2 2p4 आएगा, 6 नहीं आएगा। ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, सुनो ध्यान से, अगर आपसे कोई कह दे कि O डबल माइनस, तो आप क्या करेंगे? ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। डबल माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया, तो आप इलेक्ट्रॉन इसी बाहरी कोश में ही जोड़ देंगे। यही बाहरी कोश में कितना जोड़ देंगे? 2, हो जाएगा 6, ठीक है। तो यही है, डबल माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। अगर आपसे कोई कहे N ट्रिपल माइनस का बनाओ या N-3 का, तो आप N का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, क्या आएगा? 1s2 2s2 2p3। अगर N-3 आता है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है आपने, अब वो जुड़ेगा। इलेक्ट्रॉन जब लेंगे तो वहां जुड़ेगा वो, ठीक है। तो क्या होगा? देखो 1s2 2s2 2p6। समझ पा रहे हैं? आपसे कोई कहे Cl माइनस का बनाओ, तो पहले आप क्लोरीन का कीजिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 क्या आएगा? 2p6 3s2 और क्या आएगा? 3p5। 3p क्या आएगा? 5। तो देखो ध्यान से, अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो Cl माइनस बन जाएगा। अब मैं आपको ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, सुनो। अक्सर मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ कि अक्सर जब भी इलेक्ट्रॉन लिया जाता है वहां P होता है, जब इलेक्ट्रॉन निकालने वाली बात आता है तो या तो D होता है या तो S। जब इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली बात आती है तो या तो S कक्षक में इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन S कक्षक से, या तो D कक्षक से। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली बात आती है तो कौन ग्रहण करता है? यही देखेंगे आप, अक्सर केसेस में यही वही करता है, P कक्षक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। आपने देखा यहाँ या तो D ने निकाला इलेक्ट्रॉन, और यहाँ किसने निकाला था? यहाँ S ने। इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो या तो S से निकलेगा या तो D से निकलता है। अगर S है पहले S से निकाल लो। और कैसे पता है कि S से निकालना है? कोश संख्या ज्यादा है,
जिसकी कोष संख्या अधिक रहेगी वहीं से इलेक्ट्रॉन आप निकाल देंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष से ही निकलते हैं। अगर बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन सब निकल गया तो फिर अंदर आता है थोड़ा थोड़ा। तो आपने सबसे पहले S का निकाला, 2 ही था, लेकिन जब 3 निकलवाना हो, 3 प्लस का मतलब 3 निकालेंगे ना, तो यहां से 3 कैसे निकालेंगे? 2 यहां से निकलेगा कि यहां से निकलेगा, आप क्या करें? तो आपको 3d5 मिला था। यहां बात करें Cl माइनस में, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से जुड़ेगा, क्या हो जाएगा? 3p6 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और क्या आएगा? ठीक है, इसको तो मैं मिटा दे रहा हूं, समझ पा रहे हैं आप लोग ना? यहां आते हम कि देखो डी सामान्य नियम है, ऐसा नहीं कि इसके ये सामान्य बता रहा हूं कि सामान्य केस में डी में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। अगर 4 और 9 इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या होगा? तो वो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन, अपने बाहरी कोष से एक इलेक्ट्रॉन लेके 4 होने पर 9 हो जाएगा और 10 होने पर क्या होगा? 9 होने पर 10 हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखो, जैसे कोई कह दे 24 क्रोमियम, 24 क्रोमियम, तो जानते क्या करेंगे? 1s2 2s2 हाँ 2p6 3s2, इसके बाद क्या होगा? 3p6 4s2, ये 20 हुआ है, 3d4। यहाँ डी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन, तो बताया गया कि डी कक्षक में सामान्य केस में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो ऐसा होने पर ये गलत है, ये सही नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। आप जानते हैं क्या होगा? इसका बाहरी कोष ये है, हाँ इसका बाहरी कोष ये है, इससे ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेके 5 हो जाएगा, बाहरी कोष से एक इलेक्ट्रॉन लेकर 5 हो जाएगा। तो होगा क्या? हाँ हाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, या आप उसको उल्टा भी कर सकते हैं। हाँ 3d5 पहले कर दो। देखो ये सामान्य, ये सुने आप लोग, ये ऊर्जा के हिसाब से मैं लिखा हूं। किसके हिसाब से? अगर आप त्रिज्या के हिसाब से लिखोगे तो हाँ त्रिज्या के हिसाब से क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। और त्रिज्या से जानते, त्रिज्या के आर्डर में लिखने पर एक फायदा जानते क्या होता है कि आप ना इलेक्ट्रॉन से गिन लो, इसका इसमें, जहां हाँ इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ गिन लो, जहां जहां 2 है इलेक्ट्रॉन एक तरफ गिन लो, जहां जहां 3 है सबका इलेक्ट्रॉन एक तरफ, जहां 4 है उसका इलेक्ट्रॉन एक तरफ। त्रिज्या के हिसाब से लिखने पर यह फायदा होता है। आप यहाँ इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 8 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8, इसका कितना होगा? 13 हो जाएगा, इसका क्या होगा? 1। ये जानते हैं बोर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोरबरी परियोजना पढ़ा है आपने? ये तो आप बाहु का है ऊपर वाला, और ये नीचे किसका हो जाएगा? फायदा हो जाता है। तो अगर आपने त्रिज्या के हिसाब से लिखा है तो आप ऐसे कर लो, ये सही है, ये भी ठीक है। अगर आपसे कोई कह दे, दूसरा केस में बात करूं, ये फर्स्ट केस था ना, सेकंड केस क्या होगा? देखो 29 कॉपर, क्या लिखेंगे आप? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। और आपको पता है भाई ये नहीं होगा, सही क्या होगा? सही होगा ये 1s2 2s2 2p6 3s2 हाँ 3p6 4s1 हो जाएगा 3d10। ये सही है आपका, ये ऊर्जा के हिसाब से है। और अगर लिखे तो त्रिज्या के हिसाब से, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ये बातें नो, तो 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 1। समझ पा रहे हो? ठीक ऐसा ही थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक्सेप्शन को थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक आपका एक और एक्सेप्शन क्या है?
जानते हैं 42 मोलिब्डेनम, 42 MO क्या है देखो, होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 ए 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये 30 तक हुआ है। इसके बाद 4p6, इसके बाद क्या होगा 5s2, इसके बाद क्या आएगा 4d4। थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ऑर्डर याद होना चाहिए। ये 30 6 36 2 38 4 42, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बता दे रहा हूं। अब इसका बाहरी कोष 4d का बाहरी कोष 5s है। ये क्या करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा सही क्रम, ऊर्जा के हिसाब से सही क्रम क्या मिलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4, इसके बाद क्या आएगा 4d5 और 5s1। यहां से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, बता दे रहा हूं। इसका बाहरी कोष 4d का बाहरी कोष 5s है, 5 है, तो 4 वाला 5 से लेगा। सबसे अधिकतम संख्या देखो वही बाहरी कोष होती है, सबसे अधिक संख्या यही है, यहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेगा वो। हाँ तो बता रहे त्रिज्या के हिसाब से क्या हुआ, अरे रे ये तो ऊर्जा का ना, ठीक ठीक। त्रिज्या का ऑर्डर क्या होगा 3p6 4s2 3d10 4p6, इसके बाद क्या आएगा 5s1 4d5। ये ऊर्जा का क्रम है। और त्रिज्या का क्रम क्या होगा, त्रिज्या का क्रम होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, इसके बाद 4s2 4p6 4d5 5s1। इलेक्ट्रॉन आप जोड़ लीजिए आराम से, क्या होगा 2 8 18 13 1। इसके बाद एक और देख लीजिए लास्ट, देखिए 47 47 Kg चांदी, ठीक है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, इसके बाद 4d9 आएगा, 4d9 जोड़ लीजिए 4d9 आएगा आपका। इसके बाद ऊर्जा का क्रम क्या लिखेंगे आप, यही ऊर्जा का क्रम, ये भी पूरा है ये, लेकिन ये गलत है, ये गलत क्रम है, ये गलत क्रम था। सही क्रम क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d10। और त्रिज्या का क्रम क्या लिखेंगे आप, त्रिज्या का क्रम होगा 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s1। इलेक्ट्रॉन 2, इसका 8, इसका 18, इसका 18, इसका 1। इसको फटाफट लिख लिया, ठीक। देखिए ध्यान से एक बार सुन ले, फिर आप लिखिए आराम से। देखो यहाँ बताया जा रहा है ना कि D4 और D9 जो है, D4 और D9 क्यों D5 और D10 से कम स्थायी है, रीजन बताया जा रहा है। तो वही हेडिंग है कि अर्धभरित व पूर्ण भरित कक्षकों का स्थायित्व। D5 आधा भरा है
और D10 क्या है, पूरा भरा हुआ है। D10 पूरा भरा हुआ है, 5 कक्षक है, पूरा भरा हुआ है। D5 आधा भरा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है क्यों ये अर्धभरित कक्षक और पूर्ण भरित कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं। ये रट लीजिए आप, अर्धभरित कक्षक और पूर्ण भरित कक्षक ये दोनों क्या होते हैं, ज्यादा स्थायी होते हैं। इसलिए वो D4 होने पर वो D5 करना चाहता है क्योंकि आधा भरा हो जाएगा। वो D9 होने पर D10 कर देता है, क्यों, क्योंकि वो पूरा भरा हो जाएगा। अब समझे आप लोग। देखो पहला रीजन क्या है, पहला रीजन है सिमेट्री, सममित। सममित ना, देखो आप देख के बता सकते हैं सममित है कि नहीं। अब देखो D5 और D4 में कौन ज्यादा सिमेट्री दिख रहा है आपको, इसलिए आपने इसको ज्यादा स्थायी माना है। इसको पूरा सिमेट्री नहीं मान सकते, आधा सिमेट्री है, ये पूरा सिमेट्री है। आपसे कोई कहे इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्थायी होगा, लेकिन अगर आपसे सुन लो आप लोग, D5 D4 में D5 ज्यादा स्थायी होता है क्योंकि आपको सिमेट्री दिख रही है यहाँ पे, और यहाँ पे भी D10 में ज्यादा सिमेट्री दिख रही है। तो आपने क्या कहा कि D9 से D10 ज्यादा स्थायी होता है। अब आपसे कोई बोल दे कि इसमें और इसमें कौन ज्यादा स्थायी होगा ना, हाँ D10। अभी वो भी लिखाऊंगा मैं कि जो स्थायित्व का जो क्रम होता है, सबसे ज्यादा स्थायी पूर्ण भरित कक्षक होते हैं, उसके बाद अर्धभरित कक्षक होते हैं, और उसके बाद अपूर्ण भरित कक्षक जो पूरे तरीके से भरे, ना तो अर्धभरित है ना तो पूर्ण भरित है। सबसे अधिक स्थायित्व का क्रम रट लो बस। ये तो मैं रीजन थोड़ा बता दे रहा हूँ, समझ लो इसको। ज्यादा आपको ऑर्डर रटना है कि सबसे अधिक स्थायी पूर्ण भरित कक्षक होता है, उसके बाद अर्धभरित कक्षक, उसके बाद अपूर्ण भरित कक्षक। अपूर्ण भरित कक्षक का मतलब जो पूरा भरा हुआ ना, तो हाँ ना तो पूरा भरा है ना तो आधा भरा है, उसको बोलेंगे अपूर्ण भरित कक्षक। अच्छा देखो ध्यान से, अगला क्या है, इसको भी जानते रहो, ये दिया है एनसीईआरटी में थोड़ा बढ़िया से। विनिमय की संख्या, विनिमय का मतलब आदान प्रदान, कितनी बार एक्सचेंज हो रहा है। और एक्सचेंज होने के लिए ना, देखो ये डी कक्षक है ना, है डी कक्षक, तो कभी डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन का जो चेंज हो सकता, एक्सचेंज होगा, वो पी कक्षक के इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं होगा। जो चेंज होता है ना, वो एनर्जी के हिसाब से, मतलब डी कक्षक में जितने भी, डी में जितने भी कक्षक, सबकी एनर्जी आपस में समान। तो जब एनर्जी समान होगी और इलेक्ट्रॉन जो है, ध्यान दें, जब एनर्जी समान होगी तो इलेक्ट्रॉन में होता है विनिमय। विनिमय का मतलब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है ना, सबकी समान एनर्जी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कभी इससे अदला बदली कर लेगा, कभी इससे अदला बदली कर लेगा, उसके स्थान पे वो, उसके स्थान पे वो चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कभी इनके साथ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कभी इनके साथ चला जाएगा, इनके स्थान पर। ये इलेक्ट्रॉन कभी इनके स्थान पे चला जाएगा। समझ पा रहे हो ना, कि जो ये इलेक्ट्रॉन है कभी इनके स्थान पे चला जाएगा तो ये यहाँ चले आएंगे, उसके स्थान पे चले जाएंगे, ये यहाँ पे चले जाएंगे, ये यहाँ पे चले जाएंगे। इससे यहाँ भी अगर इसकी बात करो, ये यहाँ पे चला जाएगा, वो वहाँ पे आ सकता है। इसकी बात करें, वो वहाँ पे आ सकता है, वो अदला बदली हो। और बता दूं मैं आपको, देखो इलेक्ट्रॉन जब भी अदला बदली करता है तो उस केस में विनिमय करेगा, तो उस केस में उसको एनर्जी निकालना पड़ता है। एनर्जी क्या करेगा, जितनी बार, हाँ जितनी बार विनिमय करेगा उतना अधिक क्या निकालेगा, एनर्जी। और एनर्जी और स्थायित्व का उल्टा रिलेशन है। ऊर्जा का और स्थायित्व का उल्टा रिलेशन है। कभी भी किसी भी स्पीसीज कह लो या किसी भी वस्तु की अगर एनर्जी कम होती है, मतलब कह सकते हैं हाँ, एनर्जी कम होगी तो स्थायित्व क्या होगी, बढ़ेगी। ये आप याद कर लीजिए। तो यहाँ विनिमय देखिए, यहाँ 3 बार विनिमय, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, तो कुल मिला के विनिमय 6 हुआ। कुल मिला के कितना विनिमय हुआ, 6 विनिमय। अगर आप D5 में देखो तो ये इससे विनिमय कर सकता है 4 बार, यहाँ हो जाएगा, यही करेगा। और यहाँ सेकेंड वाला करता है 3 बार, यहाँ ये करता है 2 बार, यहाँ ये करता है 1 बार। समझ पा रहे हो, बस आपको समझना है कि यहाँ 3 बार विनिमय, यहाँ 3 बार, 2 बार, 1 बार, यहाँ 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, कुल मिला कितना हो गया, 10 बार। तो यहाँ विनिमय की संख्या ज्यादा हो रही है, यहाँ विनिमय की संख्या कम है, इसीलिए क्या है, ज्यादा स्थायी। मतलब 2 रीजन बताए गए, एक तो सिमेट्री रीजन, एक तो सिमेट्री भाई कि ये कम सिमेट्री है, ज्यादा सिमेट्री है, ये ज्यादा सिमेट्री है, रीजन ये है। दूसरा रीजन क्या बताया कि यहाँ विनिमय ज्यादा हुआ और यहाँ विनिमय क्या हुआ, कम। जहां ज्यादा विनिमय होगा वहां ज्यादा एनर्जी में लॉस होगा, और जब ज्यादा एनर्जी में लॉस आएगा तो स्थायित्व क्या होगा, ज्यादा। ये थोड़ा इसका क्या लिखा है देखो, विनिमयों की संख्या अधिक होने पर विनिमय ऊर्जा का मान अधिक होता है। विनिमय ऊर्जा का मान अधिक होता है या होती है
तो अगर देखो विनिमय ऊर्जा जितनी अधिक होगी, मतलब विनिमय के दौरान कितनी एनर्जी निकाली जा रही है, विनिमय ऊर्जा का मतलब एक्सचेंज के दौरान कितनी एनर्जी निकाली जा रही है। तो जितनी अधिक एनर्जी निकालेगा स्थायित्व तो क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ लिखा है कि विनिमय हमेशा कहाँ होता है, समान ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान है तभी हो पाएगा, और कब समान होगा, जब एक ही कक्षक में होगा। समझ पा रहे हैं? तो आप थोड़ा लिख लो कि ऊर्जा का स्थायित्व का उल्टा रिलेशन है। अगर ऊर्जा ज्यादा लॉस होती है या ऊर्जा ज्यादा होगी तो स्थायित्व कम होगा, और ऊर्जा कम रहेगा तो स्थायित्व ज्यादा। तो जब देखो ऊर्जा का मान अधिक होती है और स्थायित्व बढ़ती है, हाँ, तो बढ़ेगा तो स्थायित्व कम होगा ना। सुनो ध्यान से, विनिमय ऊर्जा का मान अधिक होने का मतलब विनिमय के दौरान कितना एनर्जी निकाल रहा है। विनिमय ऊर्जा अधिक होने का मतलब विनिमय जब हो रहा है तो ज्यादा एनर्जी निकाल रहा है, तो जब ज्यादा एनर्जी निकालेगा तो उसका एनर्जी कम होगा। विनिमय ऊर्जा अधिक होने का मतलब उसका एनर्जी कम हो रहा है, ज्यादा एनर्जी लॉस कर दे रहा है। समझ पा रहे हैं अभी? विनिमय ऊर्जा का मान अधिक होने का मतलब ये बता रहा है कि वो एक्सचेंज के दौरान ज्यादा एनर्जी लूज कर दे रहा है, एनर्जी उसकी कम हो जा रही। तो यहाँ ज्यादा एनर्जी लूज किया जाएगा क्योंकि ज्यादा विनिमय होगा, यहाँ कम एनर्जी लूज किया जाएगा। तो ज्यादा एनर्जी इसने लूज किया ना, ज्यादा एनर्जी इसने लूज किया, अर्थात इसकी एनर्जी कम हुई। जो ज्यादा एनर्जी खोएगा उसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी ज्यादा कम हुई, इसकी एनर्जी कम हुई इसकी तुलना में कम। तो ये ज्यादा स्थायी रहेगा और वो क्या रहेगा, कम स्थायी। फटाफट लिखते हैं, देखिए ध्यान से लिख लो। ये देखो लिखाया गया है कि पूर्ण भरित कक्षक और अर्धभरित कक्षक का स्थायित्व, पूर्ण भरित कक्षकों और अर्धभरित कक्षकों का स्थायित्व उन कक्षकों से ज्यादा होता है जो क्या होते हैं, अपूर्ण भरित होते हैं। ना तो आधे भरे होते हैं ना तो पूरे भरे होते हैं। तो यहाँ दिखाया गया कि जो P6 सबसे ज्यादा स्थायी होता है क्योंकि पूर्ण भरित है, इसके बाद P3 है, इसके बाद ये सब है। और यहाँ देखिए आप D10 का स्थायित्व सबसे ज्यादा है, इसके बाद क्या है D5 का है, उसके बाद ये सब। ठीक है, इसको लिख ले फटाफट आप। देखिए ध्यान से, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का संक्षिप्त निरूपण। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का संक्षिप्त निरूपण या संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत बड़ा है उसको थोड़ा संक्षिप्त रूप में कैसे लिखें। तो संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा, हाँ, अक्रिय गैसों का विन्यास। आपको अक्रिय गैसों का विन्यास याद होना चाहिए कि किस स्थान पे आता है। अक्रिय गैसों का विन्यास याद होना चाहिए। अगर आपको अक्रिय गैसों का विन्यास याद है तो फिर आप जो है इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आराम से कर सकते। जैसे आप देखो, आपसे कोई कह दे कि आप लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, तो क्या होता है 1s2 2s1। जो 1s2 है जानते किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये हीलियम का है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2। तो आप इसके स्थान पे लिख सकते हैं या करके हीलियम 2s1। ये है संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये संक्षिप्त है। आपसे कोई कह दे ऐसे ही, मान लो कोई कह दे बेरिलियम का, तो क्या करेंगे 1s2 2s2, इसको आप क्या कह सकते हैं, हीलियम 2s2। ऐसे ही कर लेंगे अपना, मान लो बेरिलियम बोरान, ऐसा कर लेंगे अपना। बेरिलियम का, बोरान का, सबका कर लेंगे। मान लीजिए आपसे कहा जाए थर्ड एग्जांपल कि सोडियम का करके दिखाओ, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1। और यहां तक जानते हैं ये नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 1s2 2s2 2p6, ये नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो आप क्या कह सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं ऐसे, नियान 3s1। ठीक है, आपको कह दे मान लो मैग्नीशियम का, तो क्या लिखेंगे आप 1s2 2s2 2p6 3s2। आप इसको क्या लिख सकते हैं, नियान 3s2।
आपसे कोई कह दे एल्यूमिनियम 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, एल्यूमिनियम का, तो क्या करेंगे आप? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो आप यहाँ नियान लिख लो, नियान 3s2, 3p1। आपसे मान लो कोई कह दे पोटेशियम का, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। यहाँ तक जानते हैं ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आर्गन एक अक्रिय तत्व है, ठीक है, तो ये आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो शॉर्ट फॉर्म में हाँ अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का यूज कर सकते हैं आप। इसके लिए लिखेंगे आर्गन 4s1। आपसे कोई कह दे कि आप यूज करो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 20, मान लो 20 कैल्शियम का करना हो, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और क्या होगा 4s2। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? आर्गन 4s2। समझ पा रहे हैं आप? अब ध्यान दो, मान लो कोई कह दे क्रोमियम का करना है, कोई कह दे क्रोमियम का, कोई कह दे आयरन का, ठीक है। चलो मान लो क्रोमियम का करना है और आपको क्रोमियम का वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 24 क्रोमियम का होता है। 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p6, 4s1, 3d5, 4s2, 3d4 होता है, लेकिन ये सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो जब सही क्रम बनाएंगे 3d को पहले ला दो सही क्रम में, या यहाँ तक रहने दो, या ये है 3p6 क्या है? आर्गन है, तो आप लिख सकते हैं आर्गन 4s1, 3d5 कर दो, ये तो एनर्जी का क्रम है। और त्रिज्या का क्रम क्या होगा? 3d5 पहले 4s1 बाद में, ऐसे अपना कर लेंगे। हाँ, ये आपका संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कॉपर का कर लेंगे ऐसे 4s1, 3d10 हो जाएगा, यहाँ आर्गन रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यही संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को शॉर्ट में कर देखो कितना छोटा हो गया। इसके बाद यहाँ कुछ शब्द लिखे गए हैं कि एक है कोर इलेक्ट्रॉन, एक है संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब पहले समझो, संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर किसी परमाणु के बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन सभी को कहा जाता है क्या? हाँ, बाहरी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उन सबको कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहरी कोश में उसके लिए एक वर्ड लिखा है उच्च क्वांटम संख्या, जिसके n का मान ज्यादा होता है उसी को बोल देते हैं बाहरी कोश। जिसके n का मान ज्यादा होता है उसको बोल देते हैं बाहरी कोश, और जिसमें उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा कहिए, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बोला गया है कि कोर इलेक्ट्रॉन क्या है? कोर इलेक्ट्रॉन उन सभी इलेक्ट्रॉनों को कह सकते हैं जहां, जैसे मान लो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p यहाँ तक पूरा भरा हुआ है, 4s भी भरा हुआ है, लेकिन समझें ये बाहरी इलेक्ट्रॉन है। जो बाहरी इलेक्ट्रॉन के अलावा अगर सब भरे हुए पाए जाते हैं तो उनको बोलेंगे, जैसे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी रहता है 2 इलेक्ट्रॉन, भरा भी है, लेकिन ये बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है और ये सभी कोर इलेक्ट्रॉन है। ऐसे यहाँ भी ये बाहर संयोजी इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले क्या है? कोर इलेक्ट्रॉन। ये देखो, ये जानते हैं ये आपका बाहरी इलेक्ट्रॉन, बता दे रहा हूं। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना आपको मिलेगा 2, 8, 3। ये आपका ये बाहरी इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन 10 है। कोर इलेक्ट्रॉन 10 है और 3 इलेक्ट्रॉन संयोजी है। ऐसे यहाँ भी जब करेंगे आप तो 2 इलेक्ट्रॉन संयोजी रहेगा, बाकी 8 अंदर वाले कोर इलेक्ट्रॉन। आप उसको आंतरिक इलेक्ट्रॉन भी कह सकते, ठीक है। पूर्ण कोशों से भरे हुए, ऐसा कहिए, आंतरिक होना चाहिए, आंतरिक पूर्ण कोशों से भरे हुए, और अंदर के सभी कोश पूर्णतया भरे हुए हैं तो उनको आप क्या कहते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। बाहरी कोश इलेक्ट्रॉन के अलावा अगर कोई भी कोश पूरी तरीके से भरा हुआ है
आप उसे क्या बोलेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन। फटाफट लिखिए, अभी मैं मतलब इसको लिखेंगे आप, इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा मैं चुंबकीय प्रकृति। चुंबकीय प्रकृति कैसे पता करेंगे, चुंबकीय प्रकृति क्या है। चुंबकीय प्रकृति जांचने के लिए जानते हैं क्या होता है, अगर किसी परमाणु का जानना हो, किसी आयन का जानना हो, तो उस केस में उसको जो है चुंबकीय क्षेत्र उससे गुजारा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है। तो अगर वो मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होता है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होता है तो उसे अनुचुंबकीय कहा जाता है। और अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित नहीं होता है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय क्षेत्र में से गुजारा जाता है। अगर परमाणु या आयन चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है तो उसे अनुचुंबकीय कहा जाता है, और अगर चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित नहीं होता है तो प्रतिचुंबकीय कहा जाता है। तो हम देख के तो बता नहीं मतलब कि आप एक्सपेरिमेंट तो करेंगे नहीं, फिर आप कैसे बता सकते हैं कि भाई अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय को पहचानने का एक यहाँ से मेथड दिया गया है कि जितने भी देखो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं उन सभी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित, अगर सभी युग्मित हो जाएंगे, सभी पेयर्ड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो प्रतिचुंबकीय होगा। और अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया गया तो वो क्या होगा, हाँ वो होगा क्या, अनुचुंबकीय। तो चुंबकीय प्रकृति में आप दो पढ़ेंगे, एक क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अनुचुंबकीय, एक पढ़ेंगे अनुचुंबकीय, और एक क्या पढ़ेंगे, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, इसको बोलते हैं डायामैग्नेटिक। फटाफट लिखिए, दो चार क्वेश्चन करा दो, बहुत है। मैग्नेटिक, ठीक है। अब कहीं भी देखो, अगर जैसे मान लो कोई कह दे मैग्नीशियम अनुचुंबकीय के प्रतिचुंबकीय, तो मैग्नीशियम का देखो ना, सब इलेक्ट्रॉन देखो, सभी यस में एक दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, सब पेयर्ड, देखो सभी पेयर्ड है, मैग्नीशियम का सब पेयर्ड है। तो मैग्नीशियम को आप क्या कहेंगे, हाँ कह दीजिए कि भाई मैग्नीशियम जो है प्रतिचुंबकीय होगा, वो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होगा। लेकिन आप सोडियम को देखो, पेयर्ड है, पेयर्ड नहीं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यस में एक कक्षक होता है, और वो एक कक्षक दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं लेकिन एक ही भरा गया है। पी में तीन कक्षक हो सकता है, यस तो भरा है लेकिन पी में तीन कक्षक है, एक ही भरा गया है। तो इन दोनों को आप क्या कह सकते हैं, हाँ कि ये दोनों जो आपके हैं वो अनुचुंबकीय होंगे, इसको भी अनुचुंबकीय कह सकते हैं। ये भी क्या है आपका, अनुचुंबकीय। और क्वेश्चन करा दे रहा हूं मैं, दो चार और करा दे रहा हूं, ठीक है। इसको लिखे फटाफट। अच्छा देखिए फटाफट, थोड़ा सा अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पहचान लेंगे ना आप लोग। अनुचुंबकीय कब कहना है, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाए। अनुचुंबकीय कब कहेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने पर, होने पर। और प्रतिचुंबकीय कब कहेंगे, प्रतिचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना होने पर, अर्थात सभी जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहेंगे, युग्मित रहेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित ना होने पर, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाए ऐसे ही कि आप आयरन में, क्रोमियम में, कॉपर में, जिंक में, ठीक है, मैंगनीज में
मैंगनीज यही कर दे रहा हूँ पहले, मैंगनीज में, कॉपर में, जिंक में, इन सब में आपको चुंबकीय और अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय पदार्थों को छांटना है। में अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों को छांटिए या पहचानिए। पदार्थ होंगे तो ध्यान दिया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को आप चाहे n से दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं? n। अगर n बराबर 0 है मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर n बराबर 1 2 3 कुछ भी आ रहा है तो मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखो ध्यान से, अगर मैं Fi की बात कर लूँ तो Fi 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद 4s2 3d6। तो यहाँ तक देखें आप, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? हाँ, आर्गन का। आर्गन 4s2 3d6। अब देखो ये कक्षक जो है इसमें ये पेयर्ड है और यहाँ देखिए 5 कक्षक है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, ये 6। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अर्थात n का मान कितना आएगा? 4। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं? ये अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। इसके बाद अगला देखिए, अगला आपका क्रोमियम है 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद 4s1 3d5 4s1 3d5। ये देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एक इसमें इलेक्ट्रॉन होगा और 5 कक्षक यहाँ बनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 नहीं, 5 1 6, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अर्थात ये भी कैसा होगा? अनुचुंबकीय। कैसा होगा? अनुचुंबकीय। इसके बाद देखिए, और अगला देखिए, तीसरा क्या है? अगला है आपका मैंगनीज। मैंगनीज 25। क्या करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। यहाँ 4 होता है, 4s2 3d4 होता है, लेकिन बताया गया कि भाई d5 थोड़ा सिमेट्रिकल होता है, तो इसलिए जो है एक इलेक्ट्रॉन देके उसको सिमेट्रिकल बना देता है। ये तो ठीक है, d5 सिमेट्रिकल है, इसमें क्या करेंगे? तो ये देखो, ये जो है यहाँ पे ये तो पेयर्ड है और यहाँ 5 कक्षक बना ले, 1 2 3 4 बन गया। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, प्रकृति क्या होगी? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय। ठीक है, इसके बाद अगला देख लीजिए आप। मान लीजिए कोई कह दे आर्गन वगैरह, तो जान लीजिए भरे हुए हैं आर्गन, वो सब आपके क्या होंगे? प्रतिचुंबकीय होंगे। एक दिया है कॉपर, एक दिया है जिंक, चौथा है कॉपर 29। क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। या एक तरीका और लिखने का इसका क्या है? एक तरीका और लिखने का है, आप लिखिए यहां तक, देखो यहां तक है आर्गन। आर्गन 4s1 3d10, ये तो सब कक्षक भरा हुआ है, 5 कक्षक रहेगा ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 सभी इलेक्ट्रॉन भरे हुए, 10 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है वहां पे देख लें। और यहाँ पे एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया गया है, तो अर्थात ये क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये भी आपका अनुचुंबकी होगा, अनुचुंबकी। लास्ट प्रश्न देख लें आप, 30 जिंक है, 30 जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। हाँ, आप वहां कर सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 20 10 30। या आप इसका एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, आर्गन 4s2 3d10। ये सब का सब भरा हुआ है, आप देख लो ना, यस में एक कक्षक, डी में 5 कक्षक, 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। यहाँ चाहे लिख भी लो, बना भी लो, क्या दिक्कत है, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप बोल सकते हैं शून्य अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, शून्य अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अर्थात n का मान 0 है। तो आप यहाँ क्या लेंगे, ये क्या होगा आपका, प्रतिचुंबकी होगा, प्रतिचुंबकी होगा। ऐसे मानो 3p6 आ जाए, 3s2 आ जाए, सब भरा रहे भाई, s में एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सब p में आ जाए, मतलब p6 3p6, तो उसको आप क्या नाम देंगे कि भाई ये जो है प्रतिचुंबकी होगा। ठीक है, तो आज आप इतना ही पढ़िए, मतलब ये तो खत्म हुआ पाठ आपका, यहीं तक टॉपिक आपके बुक में थे, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय संक्षिप्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सब आपने समझ लिया है। उसके बाद आप आइए अगले पाठ में, अगला पाठ, ठीक है, अगला पाठ होगा जो है आवर्त सारणी के विषय में पढ़ेंगे, तत्वों का गुणधर्म ना, तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तिता, ये पाठ का नाम, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, जो कि कक्षा 11 वालों के लिए केमिस्ट्री का पार्ट 3 है, उसको पढ़ें आप। यहाँ तक बहुत है आज की, ठीक है।